हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे और अपने घर पर स्टडी भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ तनवीर सर, आदर्श मिशन हाई स्कूल से। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद तनवीर सर। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 9th सब्जेक्ट सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का पार्ट 17 प्राकृतिक वनस्पति के विषय में विस्तृत यहाँ पे पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जैसा कि बच्चों आप यहाँ पे पार्ट देख रहे हैं, प्राकृतिक वनस्पति यानी प्रकृति से हमें कौन कौन सी वनस्पति मिलती है, इस पूरे पार्ट के अंदर उसी के विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। मानव जीवन के लिए वनस्पति जगत एक अनिवार्य अंग है। जैसा कि हम सभी यानी जितने भी मानव जीवन है, उन सभी के लिए वनस्पति क्या है, कंपलसरी ऐसा एक अंग बन चुका है। वनस्पति के अभाव में जीवन की कल्पना भी कठिन है। अगर मान लीजिए वनस्पति कम हो जाती है या नहीं होती है, तो जीवन की कल्पना बहुत कठिन हो जाएगी, क्योंकि सारे प्रोटीन्स वगैरह हमें वनस्पति से ही मिलते हैं। प्राचीन शस्त्रों से लेकर आधुनिक विज्ञान तक सभी वनस्पति के महत्व को स्वीकार करते हैं। भारत के पास विविधतापूर्ण प्राकृतिक संपत्ति है, यानी अलग अलग तरह की बहुत सारी प्राकृतिक संपत्ति हमारे भारत में है। वनस्पति वैविध्य की दृष्टि से भारत का विश्व में 10वां तथा एशिया में चौथा स्थान है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। वनस्पतिक वैविध्य की दृष्टि से भारत का जो विश्व में कौन सा स्थल है, तो विश्व में 10वां स्थल है। और एशिया जो महाद्वीप है, उसके अंदर चौथा स्थल हमारे भारत का है, स्थान है। वृक्षों के समूह जो वनस्पति मानव की सहायता के बिना कुदरती अवस्था में उगते हैं, उन्हें जंगल कहा जाता है। यानी ऐसे वृक्ष के समूह जो बिना मानव की सहायता के बिना उगते हैं, तो ऐसे वनस्पति को हम मतलब उनके जो समूह होता है उसे हम जंगल कहते हैं। और इन्हें कुदरती वनस्पति अर्थात यहाँ पे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। मतलब जो खुद ब खुद प्रकृति के मतलब प्रकृति से ही अपने समूह को मतलब वनस्पति के समूह उगते हैं, मतलब पौधे उगते हैं। प्राकृतिक वनस्पति के कितने प्रकार हैं, कौन कौन से यहाँ पे पहले देखने वाले हम प्राकृतिक वनस्पति के विविधता निम्नलिखित परिबल के कारण कौन कौन से हैं। तो पहला भूपृष्ठ, ठीक है, उसके बाद जमीन, तीसरा तापमान, चौथा सूर्य प्रकाश, पांचवा वर्षा और छठा नमी। ये सारे जो कारण हैं, ये मुख्य परिबल हैं जिससे प्राकृतिक वनस्पति का क्या होता है, विकास होता है। भारत में पर्वत, पठार, मैदान, मरुभूमि जैसे विविध भूपृष्ठों के कारण प्राकृतिक वनस्पति में विविधता दिखाई देती यानी भिन्नता दिखाई देती है। भारत में विभिन्न प्रकार की मिट्टी जैसे कि कांप मिट्टी, काली, पथरीली, रेतीली इत्यादि आदि पाई जाती है। जमीन की इस विविधता में वनस्पतिक विविधता का एक कारण है। भारत में हिमालय, शीत प्रदेश, दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्रों के तापमान और नमी का अंतर भी वनस्पति में विविधता लाता है। किसी प्रदेश को मिलने वाले सूर्य प्रकाश की मात्रा उस प्रदेश के अक्षांश तथा समुद्र तल से ऊंचाई पर आधारित होता है। तो बच्चों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी प्रदेश को जो मिलने वाली जो सूर्य प्रकाश की जो मात्रा है, वो उस प्रदेश के अक्षांश और समुद्र तल की ऊंचाई पर आधारित होता है। यानी समुद्र तल और दूसरा अक्षांश पर क्या होता है, आधारित होता है उस प्रदेश की सूर्य प्रकाश की मात्रा। अधिक वर्षा वाले, अधिक सूर्य प्रकाश वाले क्षेत्र में वनस्पति का विकास जो होता है वो तेजी से होता है, क्योंकि वनस्पति जो है वो अपना पोषण यानी खाना जो है कहाँ से बनाते हैं, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन क्या करते हैं, बनाते हैं। इसी कारण सूर्य प्रकाश के कारण भी वनस्पति में विविधता देखने को मिलती है। भारत में वर्षा का वितरण भी असमान है, कहीं ज़्यादा तो कहीं कम। इसी कारण से वनस्पति में विविधता दिखाई पड़ती है। भारत में लगभग 5000 जाति के वृक्ष होते हैं। इनमें से लगभग 450 जाति के वृक्ष जो हैं व्यापारिक दृष्टि से खूब उपयोगी हैं। इसके अलावा 15000 प्रकार के जो फूल वाले पौधे होते हैं। विश्व का कुल 6% है क्या, फूल के पुष्प के मामले। अब पुष्प वनस्पतियां जैसे कि फर्न, हंसराज, शैवाल, कई इत्यादि हमारे देश में भी होते हैं। भारत की प्राचीन से ही औषधि उपयोगिता वाली वनस्पति के लिए विख्यात है यानी प्रसिद्ध है। आगे दिया है, आयुर्वेद में लगभग 2000 औषधीय वनस्पति का वर्णन किया गया है। इस तरह कहा जा सकता है कि भारत के पास वैविध्यपूर्ण प्राकृतिक वनस्पति है। प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार, किसी भी वनस्पति का अस्तित्व एवं विकास उस स्थान की जलवायु पर आधारित होता है। यानी जहाँ पर भी हमें वनस्पति उगानी हो, तो सबसे मेन चीज़ क्या है, उसका जो विकास जो है वो और उसका अस्तित्व जो है वो उस स्थान की जलवायु यानी उसकी ज़मीन कैसी है, वहाँ सूर्य प्रकाश बराबर आता है कि नहीं आता, उस पर आधारित पड़ता है। समान जलवायु वाले प्रदेशों में सामान्यतः समान
वनस्पति देखने को मिलती है। यानी सेम जलवायु होगी तो वहाँ पे वनस्पति सेम देखने को मिलेगी, क्योंकि इस दोनों की जो लाक्षणिकता जो होगी वो सेम होगी ज़मीन की। ऐसे पर्यावरणीय समानता वाले प्रदेश या प्रदेशों के समूह को प्राकृतिक वनस्पति प्रदेश कहा जाता है, जहाँ वनस्पतियाँ का जो यहाँ पे अस्तित्व है, समूह जो है वो समानता वाले प्रदेश देखने को मिलते हैं। ऐसे पर्यावरण के समूह मतलब प्रदेशों के समूह को प्राकृतिक वनस्पति प्रदेश कहा जाता है। ऊंचाई, जमीन, बरसात, तापमान, विविधता के आधार पर प्राकृतिक वनस्पति प्रदेशों को 5 भागों में बांटा जा सकता है। तो नंबर 1, उष्णकटिबंधीय बरसाती वन, यानी जो बारिश के समय खिलने वाले उष्णकटिबंधीय बरसाती वन। दूसरा, उष्णकटिबंधीय पतझड़ के जंगल, यानी जब ठंडी के समय जब पतझड़ आता है, ठीक है, उस समय के जंगल। नंबर 3, उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियों के जंगल। अब कटीली यानी जो कांटे वाले होते हैं उससे कटीली झाड़ियों के जंगल। नंबर 4, समशीतोष्ण कटिबंधीय जंगल, यानी घास के मैदान वाले जंगल। नंबर 5, ज्वारीय जंगल, यानी जैसे मैंग्रोव जंगल। ज्वारी मतलब यहाँ पे ज्वारी वगैरह देखने को मिलते हैं, मतलब मैंग्रोव, ठीक है, जिस तरह ज्वार है ना उस तरह के जंगल। अब बच्चों यहाँ पे पहला प्रकार देखते हैं वनस्पति जंगल का। तो उष्णकटिबंधीय बरसाती जंगल, जिसे सदाबहार भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये 12 महीना मतलब इसमें मतलब एकदम बाहर रहता है, ठीक है, इसलिए इसे सदाबहार कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन गर्म तथा नमी वाले प्रदेश में, जहाँ औसत वर्षा लगभग यहाँ पे दिया है 200 सेमी से भी अधिक और तापमान जिसका 22 सेल्सियस से भी अधिक होता है, तो वहाँ ये प्रदेश स्थित होते हैं, यानी उष्णकटिबंधीय बरसाती वन। भारत में पश्चिम घाट पर्वतमाला के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, असम के ऊपरी भाग, तमिलनाडु के समुद्र तटीय प्रदेश में दिखाई देते हैं। वृक्ष, यहाँ महोगनी, आबनूस, रोडवुड, रबर इत्यादि के वृक्ष भी मिलते हैं। विशेषता क्या है? यहाँ के वृक्ष लगभग 60 मीटर जितने ऊंचे होते हैं। इन जंगलों में पतझड़ जैसी रुतें नहीं होती। झाड़ झखाड़ के कारण यहाँ नमी की मात्रा ज़्यादा होती है। ये जंगल 12 मास हरे भरे रहते हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार जंगल कहा जाता है। तो बच्चों, आपको सवाल पूछा जा सकता है कि उष्णकटिबंधीय बरसाती वन को सदाबहार क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो है वो झाड़ एवं झाखड़ की जो मात्रा जो है वो ज़्यादा होती है, जिसके कारण उसमें नमी ज़्यादा होती है। इसी कारण से यहाँ पे और 12 मास जो है यहाँ पे क्या होते हैं, जो पौधे जो होते हैं वनस्पति वो हरे भरे रहते हैं, और यहाँ पे वर्षा का प्रमाण भी अच्छा रहता है, और तथा जमीन जो होती है वो नमी की होती है। इस कारण से उष्णकटिबंधीय बरसाती वन को हम सदाबहार वन भी कहते हैं, सदाबहार जंगल भी कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर जो है आप भारत का नक्शा देख रहे हैं, मैप देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला दिया है यहाँ पे बरसाती जंगल यानी सदाबहार। तो जो आप यहाँ पे एकदम नॉर्मल ग्रीन देखेंगे, आप डार्क यानी कह सकते हैं थोड़ा कम डार्क, तो ये सदाबहार, तो यहाँ पे असम अरुणाचल प्रदेश का वो आ गया, ठीक है, यहाँ पे केरल ये साइड में। तो ये सारे जो आप प्रदेश देख रहे हैं, तो ये क्या है, सदाबहार जंगल। यहाँ पे 12 महीना यानी जो वनस्पति होती है वो हरे भरे रहते हैं। वो हमने देखा, वहाँ का रीज़न भी हमने ऊपर पढ़ लिया। उसके बाद पतझड़ के जंगल। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सारे जंगल जो हैं कैसे हैं, यहाँ पे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, ठीक है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये सारे जो प्रदेश जो यहाँ पे आते हैं, तो ये क्या है, पतझड़ के जंगल हैं। उसके बाद आगे हमें दिया है हिमालय की वनस्पति। यहाँ पे जो ग्रीन आप डार्क एकदम डार्क देख रहे हैं ग्रीन, तो ये सारी जो हैं ये कैसी हिमालय की वनस्पति हैं। इसमें जम्मू कश्मीर, उसके बाद उत्तराखंड, ठीक है, पंजाब, इन सब राज्यों का समावेश होता है। साथ ही यहाँ पे असम, इस सारे राज्यों का यहाँ पे क्या होता है, समावेश होता है। उसके बाद आगे हमें दिया है ज्वारीय जंगल। तो ज्वारीय जंगल जो है आप बहुत ही कम प्रदेश में आपको देखने मिले। कुछ इसका पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, कुछ उड़ीसा के अंदर है, और कुछ यहाँ पर आंध्र प्रदेश के अंदर है। तो ये कुछ ही राज्यों में आपको देखने को मिलेंगे, यानी पर ज्वारीय जंगल बहुत ही कम है। उसके बाद कटीले जंगल। तो कटीले जंगल जो है यहाँ पे कुछ आपको महाराष्ट्र में देखने मिलेंगे, और कुछ आपको आंध्र प्रदेश में देखने मिलेंगे, और ज़्यादातर गुजरात और राजस्थान के अंदर हमें ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। साथ ही कुछ भाग आपको यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के अंदर भी कुछ भी देखने को आपको मिलेगा। तो ये थे हमने जंगल के प्रकार यहाँ पे देख लिए, यहाँ पे कहाँ कौन कौन से राज्य में किस प्रकार के जंगल देखने को मिलते हैं। अब बच्चों नंबर 2 पढ़ते हैं, उष्णकटिबंधीय पतझड़ के जंगल। सामान्य तौर पर ये जंगल 70
से 200 सेमी वर्षा वाले प्रदेश में देखने को मिलते हैं। भारत के उत्तर पूर्व राज्य, हिमालय के तलहटी के क्षेत्र, पश्चिम उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाट के पूर्व ढलान, विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र में इस तरह के जंगल फैले हुए हैं। भारत में इस प्रकार के जंगल का क्षेत्रफल बहुत अधिक है। यहाँ साग, साल, शीशल, चंदन, खेर, बांस इत्यादि के वृक्ष देखने को मिलते हैं। विशेषता क्या होती है इन जंगलों की? इन जंगलों के वृक्ष की मुख्य विशेषता यह है कि पतझड़ की ऋतु में यानी हेमंत में 6 से 8 सप्ताह में इसके पत्ते जो होते हैं वो झड़ जाते हैं। जैसे अभी जो मौसम चल रहा है उसमें झड़ जाएंगे। प्रत्येक प्रकार के वृक्ष के पत्ते झड़ने का निश्चित समय एक होता है। इस तरह जंगल किसी भी निश्चित समय में बिना पत्ते के नहीं होते। यह वृक्ष मौसम के अनुसार अपने पत्ते झाड़ते हैं। इस कारण इन्हें मौसमी जंगल भी कहा जाता है, यानी उष्णकटिबंधीय पतझड़ के जंगल को मौसमी जंगल भी कहा जाता है। एक मार्क्स का सवाल आता है क्यों कहा जाता है, तो यहाँ पे हमने रीजन भी, ये विशेषता यहाँ पे आप लिख सकते हो उसके अंदर। अब बच्चों यहाँ पे हम नंबर 3 देखेंगे, कटिबंधीय कटीले जंगल। सामान्य इनकी विशेषता क्या होती है? जंगल में 70 सेमी से भी कम वर्षा वाले क्षेत्र इसके अंदर इनका समावेश होता है। भारत में इस तरह के जंगल जो है वो उत्तर पश्चिम क्षेत्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं, वहाँ पे स्थित भी हैं। इसमें वृक्ष कौन कौन से होते हैं? बेर होते हैं, बबूल होते हैं, थुहर होते हैं, नागफली होते हैं, खिजड़ा आदि के वृक्ष देखने को मिलते हैं। विशेषता क्या होती है? इन वृक्षों या झाड़ियों के जड़ें जो होते हैं लंबी, गहरी और चारों ओर फैली हुई होती है। पत्तियां छोटी छोटी होती हैं और कभी कभी कांटे में रूपांतरित हो गई होती है, ताकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है कम धीमी हो और यह वृक्ष अकेले दूर दूर हैं। नंबर 4 के विषय में देखते हैं, समशीतोष्ण कटिबंधीय जंगल, यानी घास के मैदान, जिसे हिमालय वनस्पतियां भी कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पे हम हिमालय की वनस्पतियों की विस्तृत ऊंचाई कितनी होती है, इनका क्षेत्रीय प्रदेश क्या होता है, जंगल कौन कौन से जंगल का समावेश होता है और वृक्ष कौन कौन से होते हैं, वो सब यहाँ पे हम देखेंगे। तो सबसे पहला ऊंचाई 1000 मीटर से 2000 मीटर तक इनकी ऊंचाई, मतलब हिमालय की इतनी ऊंचाई पर ये वृक्ष जंगल देखने को मिलते हैं। तो उत्तर पूर्वी ऊंचे पहाड़ी प्रदेश जिसमें पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र का समावेश होता है। अब इस यहाँ पे जंगल कौन सा था? तो समशीतोष्ण कटिबंधीय जंगल का समावेश होता है, जहाँ पे मुख्य वनस्पति ओट और चेस्टनट होता है यहाँ का वृक्ष। उसके बाद अगर हिमालय की 1500 मीटर से लेकर 3000 मीटर तक जाएंगे तो हिमालय का दक्षिणी ढलान, अब इसका क्षेत्र कहाँ पे? तो हिमालय के दक्षिणी जो ढलान है वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद उत्तर पूर्व के ऊंचाई वाले क्षेत्र में इसका समावेश होता है। अब इस प्रकार जो जंगल होता है इस जंगल को क्या बोलते हैं? शंकुद्रुम जंगल बोलते हैं। जहाँ पर कौन से वृक्ष होते हैं? तो पाइन यानी चीड़ का, देवदार और सिल्वर फर, स्प्रूस यहाँ पे होते हैं। जैसा आपने पता है कि पाइन का जो है वो जो लकड़ा जो तो बहुत अच्छा आता है, ठीक है, उसे दरवाजे चौकटा बनाने में, दरवाजे बनाने में यूज़ करते हैं। अगर हिमालय की आप 3600 मीटर की ऊंचाई से अधिक पर अगर जाते हैं तो इस प्रकार के हमें जो है यहाँ पे वृक्ष देखने को मिलते हैं। अब इसके अंदर होता क्या है? सिल्वर फर होता है, जुनिफर, बर्च होता है। उसके बाद इस प्रकार के जंगल को क्या बोलते हैं जो 3600 मीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलते हैं हिमालय में? तो अल्पाइन, छोटी घास, या फिर कह सकते हैं टुंड्रा वनस्पति भी कहते हैं हम। और इसका क्षेत्र कहाँ पर है? तो हिमालय का उच्च पहाड़ी प्रदेश यानी हिम रेखा के समीप, तो वहां पे इसका समावेश होता है। शंकुद्रुम जंगलों की मुख्य विशेषता यह है कि यह वृक्ष शंकु आकार के होते हैं, इसलिए इसे शंकुद्रुम जंगल कहा जाता है, जिसकी डालियां का ढाल जमीन की ओर रहता है, यानी डाली का जो ढाल जो होता है वो जमीन की ओर रहता है। वृक्षों के पत्ते लंबे, नुकीले और चिकने होते हैं। ऐसे पत्ते नमी का संग्रह लंबे समय के लिए कर सकते हैं। नंबर 5 ज्वारी जंगल, जिसे मैंग्रोव भी कहा जाता है। वितरण क्या है? भारत के समुद्री किनारे, नदियों के मुख्य त्रिकोण यानी डेल्टा प्रदेश में इस तरह के जंगल देखने को मिलते हैं। बंगाल की खाड़ी के किनारों के प्रदेश में तथा गुजरात के समुद्र तट के दलदल वाले प्रदेश कुछ क्षेत्र में यहाँ पे छोटे पैमाने पर ये जंगल देखने को मिलते हैं, मतलब बहुत कम मात्रा है ज्वारी प्रदेश की हमारे भारत देश के अंदर। सुंदरी और चेर यहाँ के मुख्य वृक्ष वनस्पतियां हैं, यानी जो ज्वारी जंगल होते हैं उसमें कौन कौन सी वनस्पतियां होती है? तो सुंदरी और चेर ये जो है ये मुख्य वृक्ष के वनस्पतियां हैं ज्वारी जंगल की। अगला है जंगल उत्पाद और उनकी उपयोगिता। जंगल मानव जाति के लिए अनेक रीति से उपयोगी है। जंगल से मिलने वाली वनस्पति यानी इमारती लकड़ियां, साग, साल, फर्नीचर बनाने के काम में ली जाती है। सुंदर वन में मिलने वाली सुंदरी वृक्ष की लकड़ी नाव बनाई जाती है।
हिमालय के शीत प्रदेश में होने वाले देवदार चीड़ के वृक्ष से खेल के उपकरण, चाय, दवाओं की पैकिंग के लिए पेटियां बनाई जाती हैं। चीड़ के रस से तारपीन यानी टर्पेंटाइन बनाया जाता है। चंदन में सुगंधित तेल, सौंदर्य प्रसाधन बनाए जाते हैं। बांस से टोकरा, टोकरी, खिलौने, गृह सज्जा की चीजें बनाई जाती है। गृह सज्जा यानी घर को सजाने वाली चीजें बनाई जाती है। जंगल में लाख, गोंद, राल, साल रस, रबर, शहद, बेंत जैसी चीजें मिलती हैं। आंवला, हरे, बहरा, अश्वगंधा जैसी वनस्पतियां औषधीय के रूप में उपयोगी हैं। आगे बच्चों यहाँ पे देखने वाले कौन कौन सी वनस्पतियां हैं और कौन कौन सी वनस्पति का औषधि रूप क्या होता है। तो सर्पगंधा जो है उच्च रक्तदाब यानी हाई बीपी रोग के इलाज के लिए इसका यूज होता है। अगली वनस्पति है नीम, जो जीवाणु प्रतिरोधक है। ठीक है, आपको अक्सर कहा होगा डॉक्टर ने कि नीम का जो रस जो है वो आपको जूस साल में एक बार पीना चाहिए, जिससे हमारे जो पेट में सारे कीटाणु जो होते हैं वो मर जाते हैं। तुलसी सर्दी, खांसी, बुखार के लिए जब हम पीते हैं तुलसी की जैसे काढ़ा वगैरह, तो सर्दी खांसी खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है। अर्जुन, उसके बाद हृदय रोग यानी जो हमारे दिल का जो हृदय का जो रोग है उसकी चिकित्सा में इसका यूज होता है। अगला दिया है बेल। तो बेल जो होता है वो वात और कफ दोष के अंदर इसका यूज होता है औषधि के रूप में। गिलोय जो है वो मधु प्रमेह होता है। संधि जोड़ यानी गांठियां दुखना, बुखार आना, ये सब में इसका काम आता है। उसके बाद हर्रे, कब्ज, बालों के रोग के लिए हर्रे वनस्पति का यूज होता है। आंवला, पाचक यानी जो पाचन शक्ति होती है वो, और वायु पित्त को दूर करने के लिए आंवला वनस्पति उपयोगी है, औषधि के रूप में उपयोगी है। चमड़ी, दांत मसूड़ों के रोग में करंजी जो है वो उपयोगी है। उसके बाद इसके अलावा तेंदू के पत्ते से पत्तल दोने। उसके बाद खेर की लकड़ी से खैर कत्था। तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है। जंगल की वनवासी प्रजा को आजीविका तथा सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान देते हैं। आगे दिया है जंगलों का पर्यावरणीय महत्व क्या है, उसे हम बच्चों यहाँ पे देखने वाले हैं, और जो हर साल 3 मार्क्स के लिए पूछा भी जाता है, तो इम्पोर्टेंट सवाल है ये। तो पर्यावरणीय महत्व में देखते हैं, पहला, जंगल वर्षा लाने में सहायक होते हैं, तो नंबर 1। उसके बाद वातावरण को विषम बनाने में क्या है, विषम बनाने से रोकते हैं, वातावरण जो है वो खराब ना हो जाए, मतलब खराब होने से रोकते हैं। उसके बाद प्राणदायी गैस ऑक्सीजन की पूर्ति करते हैं, यानी जो हमें जान देता है। हम जो है क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो हमें जो जंगल जो होते हैं यानी वनस्पतियां जो होते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, यानी प्राणदायी गैस क्या करते हैं, उसकी पूर्ति करते हैं। जंगल बाढ़ लाने से क्या करते हैं, बाढ़ को नियंत्रित करते हैं। जितने ज़्यादा जंगल होंगे उतनी ज़्यादा है वो बाढ़ हाई सब वगैरह क्या करेंगे, रोकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैस का क्या करते हैं, वो शोषण करते हैं। जंगल जो है वो भूमि के कटाव को रोकते हैं। भूमिगत जल को क्या करते हैं, संरक्षित यानी सुरक्षित करते हैं। जंगल मरुस्थलों को आगे बढ़ने से रोकते हैं, जैसे रेगिस्तान वाले प्रदेश जो होते हैं उनको रोकते हैं। कौन, जो जंगल जो है वो। वायु प्रदूषण कम करने में जंगल उपयोगी है। वनस्पति जो है वो प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, तथा आप कह सकते हैं यहाँ पे जंगल हवा को भी शुद्ध करते हैं। वन्य जीव सृष्टि को प्राकृतिक आश्रय भी स्थल क्या है, जंगल ही है वन्य जीवों का। साथ ही जंगल साहसिक पर्यटन प्रकृति के लिए आदर्श स्थल है। राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों, जैव विविधता के संदर्भ में कुछ जंगलों को आरक्षित घोषित कर दिया गया है। अगला टॉपिक हमें दिया है जंगल संरक्षण। वनस्पति जीवन, प्राणी जीवन, मानव जीवन के आंतर संबंधों से पारिस्थितिक तंत्र का सृजन होता है, परंतु मानव की पर्यावरण विरोधी प्रवृत्तियां, मानसिकता, स्वार्थवृत्ति के कारण पारिस्थितिक तंत्र में व्यवस्थान पड़ा है। जंगलों के विनाश के लिए मानव मानव की जमीन पाने की भूख सर्वाधिक जिम्मेदार है। यानी जंगलों का विनाश का सबसे मूल कारण क्या है कि इंसान को जमीन पाने का जो भूख है उसका सर्वाधिक जिम्मेदार है। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि, उद्योगों को अवकाशी क्षेत्रों में दूर ले जाने की नीति, शहरीकरण, बहुउद्देशीय योजना, सड़क निर्माण कार्य, इमारती तथा ईंधन की लकड़ी पाने, खेती, दवा नल आदि के कारणों से जंगल का नाश हो रहा है। जंगल के विनाश के कारण पर्यावरण का संतुलन जो है वो बिगड़ता है। जंगलों का विनाश होने से पर्यावरण पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है, जैसे कि वर्षा की मात्रा घटती है, अकाल, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक ताप वृद्धि, ग्रीन हाउस प्रभाव। उसके बाद रण वृद्धि, वन्य जीवों का
निराश्रित होना। 1952 के राष्ट्रीय नीति के अनुसार 33% भौगोलिक विस्तार वनाच्छादित होना चाहिए। भारत के लगभग 23% क्षेत्र में जंगल है, जबकि गुजरात में जंगलों का अनुपात सिर्फ 10% है। इस तरह जंगल का विनाश रोकना जरूरी है और इसके लिए वन संरक्षण तथा वन संवर्धन करना चाहिए। गुजरात में IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी प्रकृति की जो देखभाल करने वाला रेड डाटा बुक में पलास, गूगल, नील्स नीलसोटी, शीशल, इमली, हर्रे आदि जैसे वनस्पति को भयजनक प्रजातियों की एक कक्षा में रखा गया। यानी ये जो है ये भयजनक प्रजातियां हैं। वन्य संरक्षण के उपाय, वन्य को बचाने के लिए कौन कौन से उपाय आप कर सकते हैं उसे हम देखते हैं अभी। जंगलों के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से भारत सरकार ने 1952 में राष्ट्रीय वन नीति अमल में लाई। 1980 में संसद में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। साथ ही 1988 में नई राष्ट्रीय वन नीति घोषित की गई। जंगलों के संरक्षण के लिए निम्न अमल जो है वो हमें लाने चाहिए। कौन कौन से उपाय अमल लाने चाहिए तो वो देखते हैं। नंबर 1, लोगों को यह समझना चाहिए कि जंगल हमारी क्या है, राष्ट्रीय संसाधन है। इनका संरक्षण इनकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। नंबर 2, वृक्षों को काटने से रोके। गैर कानूनी तौर पर वृक्ष काटने वालों को कठोर सजा दी जाए। नंबर 5, वन महोत्सव, सार्वजनिक वनीकरण कार्यक्रमों से जन भागीदारी बढ़ाएं और पार्टी जमीन, नदी नाले, रेलवे, सड़कों के दोनों ओर वृक्ष लगाएं और संवर्धन करें। नंबर 4, पर्यावरण शिक्षण, पाठशाली अभ्यासक्रम के माध्यम से लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाना। पर्यावरण संबंधी दिवस मनाना। साथ ही विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 21 मार्च को मतलब विश्व वन दिवस मनाया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर आप जो ये वन दिवस जो देख रहे हैं यहाँ पे पर्यावरण विषय के दिवस, ये इसमें से हर एक कोई भी एक सवाल जो है हर साल पूछा जाता है। तो विश्व वन दिवस कब मनाते हैं तो 21 मार्च को मनाते हैं। उसके बाद विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं तो 22 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं 5 जून को मनाते हैं, जिसमें पौधे वगैरह बच्चे लगाते हैं। उसके बाद वन महोत्सव कब मनाते हैं, जुलाई मास को मनाते हैं। ठीक है, साथ ही आपको बता दो कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक ये 4 से 5 महीने तक जो होता है आपके जहाँ पे जो बाग होगा सरकारी, वहाँ पे आपको पौधे जो भी चाहिए, आपको फूल वगैरह के जो भी चाहिए आपको, वो सारे पौधे वहाँ पे फ्री मिलते हैं, तो आप ले सकते हैं वहाँ जाके। साथ ही 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये सारे हमारे पर्यावरण दिवस हैं, ये आप सभी स्टूडेंट्स को याद होने चाहिए। हर साल इसमें से एक सवाल पूछा जाता है 1 मार्क्स का। नंबर 5, जंगल में आग न लगे, इसका ध्यान रखें। ऊर्जा प्राप्ति के उपयोग की जाने वाली लकड़ी के बदले सौर ऊर्जा, बायो ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे ऊर्जा के पुनः प्राप्य स्रोतों का उपयोग बढ़ाएं। नंबर 7, प्रचार प्रसार माध्यमों के द्वारा लोगों को जंगलों का महत्व समझाइए, इसके बारे में लोग जागृति उत्पन्न करिए। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। वैश्विक लोक जागृति लाने के उद्देश्य से 2011 के वर्ष को विश्व वन वर्ष घोषित किया गया। कब? 2011। सामाजिक वनीकरण यानी पर्यावरण, समाज और ग्रामीण विकास में सहायभूत होने के उद्देश्य से जंगलों का व्यवस्थापन, संरक्षण करना तथा प्रति जमीन पर वृक्षारोपण करना। देहरादून स्थित वन संशोधन संस्था है जो वन संशोधन का कार्य करती है। कौन सी यहाँ पे? तो देहरादून में स्थित वन संशोधन संस्था। ठीक है, आशा है बच्चों आप सभी स्टूडेंट्स को पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। तो देखो यहाँ पे पहला, निम्नलिखित संक्षिप्त उत्तर दीजिए। अब बच्चों एक चीज बता दूं आपको कि जो सवाल दिए गए जरूरी नहीं है आप सेम किताब का ही एज इट इज लिखे, आप अपने मन से भी बना के लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपका माइंड के हिसाब से आप सोच के भी इसके अंदर लिख सकते हैं किस तरह हम जंगल के विनाश को बचा सकते हैं। जैसे यहाँ पे पहला दिया है, भारत में विविधता वनस्पति क्यों दिखाई देती हैं, तो आप लिख सकते हैं वहाँ पे अलग अलग सब जगह के तापमान अलग है और सभी कह सकते हैं पर्यावरण जो है वहाँ पे उसका संतुलन जो है वो अलग अलग है। कहीं पे वर्षा ज़्यादा होती है, कहीं वर्षा कम होती है, कहीं की जलवायु जो अधिक अनुकूल है, कहीं की जलवायु जो अनुकूल नहीं है, नमी ज़्यादा है। तो ये सब वगैरह आप लिख सकते हैं अपने से बना करके पूरा। अब जंगलों का पर्यावरण महत्व क्या है, कौन कौन से फायदे होते हैं वो हमने ऊपर देखे, वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, पॉइंट्स आगे पीछे होगा वो चलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब जंगलों के विनाश के कारण क्या, ये भी आप लिख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही जंगलों के विनाश से कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन तो आपको पहले
याद कर लेना। साथ ही हमने पढ़ा सदाबहार जंगल क्यों कहते हैं उष्णकटिबंधीय को, तो वो भी हमने पढ़ लिया, बहुत ईजी है। खाली 3-4 बार आप बच्चे रीड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये माइंड में सेट हो जाएगा, याद हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे जंगलों के संरक्षण के उपाय दीजिए, तो हमने ये भी पढ़ लिया हमने। साथ ही भारत में पाए जाने वाले जंगल के प्रकार, तो ये भी आपको याद कर लेना है। बहुत ही ईजी चैप्टर है, खाली 1-2 बार आप अच्छे से रीड करेंगे तो अभी आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, फ्री ऑप्शन वाले क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक दीजिए तनवीर सर को इजाजत। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत।